शोभापुर शहर में रहने वाली रानी 11 साल की एक छोटी सी लड़की थी। उसके जन्म के वक्त ही उसकी माँ चल बसी थी। रानी के पालन पोषण व देखभाल के लिए उसके पिता अशोक ने कविता से दूसरी शादी कर ली थी। रानी की सौतेली माँ कविता का पहले से ही एक बेटा था, लेकिन वह रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुनो रानी, जल्दी से ये रोटियां खाने के बाद कल के रखे सारे कपड़े धो दो। लेकिन माँ, कल स्कूल में मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। हाँ हाँ, पढ़ लिख कर तो तुझे बहुत बड़ा कलेक्टर बनना है ना। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। चल अब जल्दी से घर का सारा काम निपटा। अरे, मेरे सिर की ये बला ना जाने कब टलेगी। और हाँ, अगर अपने पापा से कुछ कहा ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। जी माँ, ठीक है। अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनकर रानी छिप छिप कर रोया करती थी और अपनी मरी हुई माँ को याद करती थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? दीदी दीदी मत रो दीदी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मम्मी भी तुमसे प्यार करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा मोनू। छोटा भाई मोनू रानी को चुप कराता है, जिसके बाद रानी चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। डर के मारे रानी अपनी सौतेली माँ के बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताती है। बेटी तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी माँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है ना? जी पिताजी, माँ मेरा अच्छी तरह ख्याल रखती है। ठीक है बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आते समय उसे लेते आऊँगा। हाँ पापा, मुझे वो। रानी अपने पिता से कह ही रही होती है कि तभी वहाँ कविता आ जाती है और अशोक से कहने लगती है, सुनिए जी, आते वक्त मोनू के लिए खिलौना लेकर आइएगा। कविता, मैं आते वक्त मोनू के लिए खिलौने लेते आऊँगा। वैसे रानी, तुम क्या कह रही थी? तुम्हें क्या चाहिए? नहीं पापा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रानी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अपने पापा से कह सकती हो, लेकिन कुछ सोच के कहना। नहीं माँ, सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कविता के डर से रानी अशोक को कुछ नहीं कह पाती है, जिसके बाद अशोक अपने ऑफिस चला जाता है। अशोक के वहाँ से जाते ही कविता रानी से कहने लगती है, चल घर के सारे काम कर और इस बारे में अपने पापा को बताने की कोशिश भी मत करना। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। कविता की बातें सुनकर रानी घर का सारा काम करने लगती है। जब रानी घर की सफाई कर रही होती है, तभी अलमारी की सफाई करते वक्त रानी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर कविता वहाँ आ जाती है। तभी वह देखती है कि रानी नीचे गिरी हुई है और उसके सर में से खून निकल रहा है। अरे, ये इसे क्या हो गया? इसके सर से तो खून निकल रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो अशोक तो मुझे घर से ही निकाल देगा। जिसके बाद कविता डॉक्टर को फोन करती है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर रानी के घर आ जाता है और रानी को देख कहता है, क्या हुआ इसे? इतनी चोट कैसे लग गई? बाहर खेलते वक्त झूले पर से गिर गई, जिसके कारण इसके सर पे चोट लग गई। इसे देख के लगता है काफी गहरी चोट आई है और खून भी काफी बह गया है। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? कविता के इतना कहने के बाद डॉक्टर रानी का इलाज करने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रानी का इलाज करके उसके सर में एक पट्टी बांध देता है, लेकिन रानी फिर भी बेहोश रहती है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, इसे थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। कविता से इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अगर इसे जल्दी होश नहीं आया तो मैं अशोक से क्या कहूँगी? जल्दी से होश में आजा कलमुही, पता नहीं कितने देर ऐसी ही पड़ी रहेगी। थोड़ी देर बाद रानी को होश आ जाता है। तभी कविता रानी को देख उससे कहने लगती है, तुझे तो एक काम भी ठीक से करना नहीं आता, देख के नहीं कर सकती थी? तुझे जो भी काम करने को कहूँ उसका उल्टा ही करती है, और इस बार तो अपना सर फुड़वा ली। अब बताएगी भी कि हुआ क्या था? नहीं माँ, तुम गुस्सा मत करो। जब मैं अलमारी की सफाई कर रही थी तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। अरे, देखकर काम नहीं कर सकती थी? अब जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अगर तूने अपने पापा को ये बताया कि तुझे अलमारी की सफाई करते वक्त गिरने की वजह से ये चोट लगी है तो मैं तुझे 2 दिनों तक खाना नहीं दूंगी। नहीं माँ, मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी। हाँ ठीक है, चल जा, अब मोनू के लिए खाना निकाल। जी माँ, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब शाम को अशोक घर आता है तब वह मोनू को बुलाने लगता है। मोनू बेटा, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अशोक की आवाज सुनकर मोनू जल्दी से अशोक के पास जाता है। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? शांत हो जाओ बेटा, रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आया हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए लकड़ी का घोड़ा लेकर आए हैं। बेटा, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें खिलौना चाहिए, इसलिए मैंने पापा से कहकर तुम्हारे लिए मंगवाया है। माँ, आप कितनी अच्छी हो।
अरे रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? वो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्यों, क्या हो गया उसे? सब ठीक तो है ना? मेरे इतना मना करने पर भी ये रोज रोज बाहर खेलने को चली जाती है और आज तो ये अपने सर में चोट लगवा के आ गई है। कविता की ये बातें सुनकर अशोक रानी के कमरे में जाता है। तब वह देखता है कि रानी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी कविता भी वहां आ जाती है। रानी को देख अशोक कविता से कहता है, कविता, तुमने तो कहा था कि रानी आराम कर रही है, लेकिन ये तो पढ़ाई कर रही है। अभी तो कुछ देर पहले ही आराम कर रही थी। शायद आपकी आवाज सुनकर पढ़ने को बैठ गई ताकि डांट ना खानी पड़े। कविता की ये बातें सुनकर अशोक थोड़े गुस्से में आ जाता है और रानी के पास जाकर उससे कहने लगता है, रानी, ये सब मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ? तुम इतनी शरारत क्यों करती हो? मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर जाकर खेलने की? घर पर नहीं खेल सकती थी? लेकिन पापा मैं तो। छोड़िए, रहने दीजिए। अब से ये ऐसा नहीं करेगी, मैं इसे समझा दूंगी। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। कविता के कहने पर अशोक शांत हो जाता है और रानी से कहता है, देखो बेटा, तुम ज्यादा शरारत मत करना और जो तुम्हारी माँ कहती है बस वही करना। रानी को ऐसा कहकर अशोक खाना खाने को चला जाता है। अशोक के जाते ही रानी रोते हुए खुद से कहती है, पापा अब मैं आपको कैसे बताऊं कि माँ सारा दिन मुझसे काम करवाती है और अब आप भी मुझे डांट के चले गए। रानी के सर में इतनी चोट लगने पर भी कविता अशोक के ऑफिस चले जाने के बाद रानी से घर का सारा काम करवाया करती थी। एक दिन कविता को उसके भाई का फोन आता है। अरे भाई, तू बड़े दिनों बाद याद आई तुझे इस बहन की। अब बोलेगा भी कि क्या काम है? अरे दीदी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको फोन किया। क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? मैं आपको कुछ दिनों में लौटा दूंगा। अरे भाई, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुझे इस वक्त पैसे नहीं दे सकूंगी। लेकिन दीदी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं पक्का 2-3 दिनों में लौटा दूंगा। कविता के भाई के इतना कहने पर कविता सोचने लगती है, क्यों ना अशोक ने जो पैसे अलमारी में रखे हैं वो पैसे मैं अपने भाई को दे दूं। जब वो पैसे लौटाने आएगा तो मैं वो पैसे अलमारी में वापस रख दूंगी। ठीक है भाई, वैसे तुझे कितने पैसे चाहिए? दीदी, बस मुझे 10,000 रुपए ही चाहिए। ठीक है, कल तू घर आकर पैसे ले जाना। ठीक है दीदी, मैं कल ही पैसे लेने आ जाऊंगा। अगले दिन ही कविता का भाई पैसे लेने को आ जाता है। ये ले भाई पैसे, तूने जितने कहे थे उतने ही है। अब जल्दी से घर चला जा, अशोक के आने का वक्त हो रहा है। कविता अपने भाई को पैसे दे ही रही होती है कि तभी रानी चुपके से कविता को पैसे देते हुए देख लेती है। ठीक है दीदी, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कविता का भाई पंकज वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद भी कविता का भाई पंकज पैसा लौटाने नहीं आता है। एक दिन जब अशोक पैसे लेने को जाता है तब वह देखता है कि उसने जो अलमारी में पैसे रखे थे उन पैसों में से कुछ पैसे गायब थे, जिसे देखकर अशोक कविता को बुलाने लगता है। कविता, कविता, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। अशोक की चिल्लाने की आवाज सुनकर कविता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? आप इतने जोर से आवाज क्यों लगा रहे थे? कविता, मैंने इस अलमारी में पैसे रखे थे जिसमें से आधे पैसे गायब हैं। कहीं तुमने मुझे बिना पूछे खर्च तो नहीं कर दिए? नहीं, मैंने तो पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन एक दिन मैंने रानी को इस अलमारी को बंद करते हुए देखा था और मुझे देखकर रानी घबराते हुए इस कमरे से चली गई थी। लेकिन रानी इतने पैसे क्यों लेगी और वो इतने पैसे का करेगी क्या? जरूर तुम्हें देखने में गलती हुई होगी। रानी ऐसा नहीं कर सकती। अशोक की बातें सुनकर कविता रोने लगती है और रोते हुए अशोक से कहती है, इसका मतलब अशोक तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि वो पैसे मैंने लिए हैं? अगर मुझे पैसों की जरूरत होती तो मैं तुमसे कहती। नहीं कविता, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अगर किसी ने पैसे नहीं लिए तो पैसे गए कहाँ? उन दोनों के बीच बातें हो ही रही होती है कि तभी वहाँ रानी आ जाती है। रानी को देख अशोक रानी से कहता है, रानी बेटा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने जो इस अलमारी में पैसे रखे थे वो पैसे कहाँ हैं? अशोक की ये बातें सुन रानी सोचने लगती है। पापा आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं वो पैसे तो माँ ने मामा को दे दिए। रानी इतना सोच ही रही होती है कि तभी कविता का भाई पंकज आ जाता है। दीदी, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे पंकज, तुम यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दरअसल जीजा जी, मैंने दीदी से 10,000 रुपए लिए थे जिसे मैंने जुए में लगा दिए। शुरू में तो मैं जीत रहा था, लेकिन ज्यादा लालच में आकर जुए में 50,000 रुपए हार गया। वो पैसे लेने के लिए गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब कविता, वो पैसे तुमने अपने भाई को दिए थे? अशोक इतना कह ही रहा होता है कि तभी बाहर से मोनू की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन वो लोग बाहर जाने लगते हैं। जब अशोक सब लोगों के साथ बाहर आता है तो वो देखता है कि एक आदमी जो पंकज का पीछा करते हुए उससे पैसे मांगने को आया था,
उसी व्यक्ति ने मोनू को पकड़ रखा था और उसके हाथ में एक चाकू भी था। अरे मेरे बेटे को छोड़ दो। पंकज से कह दो कि वो मेरे सारे पैसे मुझे दे दे, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। इसी बीच रानी चुपके से घर के अंदर चली जाती है। रानी घर के अंदर जाकर पुलिस को फोन कर देती है। देखो, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसमें भला उसकी क्या गलती, हम तुम्हारे पैसे कुछ दिनों में लौटा देंगे। तो ठीक है, जब तुम लोग मुझे मेरे पैसे देने आओगे तब इसे लेकर चले जाना, अभी तो ये मेरे पास ही रहेगा। नहीं, मेरे बेटे को मत लेकर जाओ, उसे छोड़ दो। अशोक और कविता के इतने कहने पर भी वो आदमी उनकी बातें नहीं सुनता है और मोनू को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी रानी वहाँ आ जाती है और लाठी से उस आदमी के सर पर मारने लगती है, जिसके बाद वो आदमी नीचे गिर जाता है और अपना सर पकड़कर उन लोगों से कहने लगता है, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी ऐसा कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस आदमी को लेकर जाने लगती है कि तभी वो आदमी उन लोगों से कहता है, ओ लड़की, ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुम लोगों से इसका बदला लेकर रहूंगा। अरे इन लोगों से बदला बाद में ले लेना, पहले अपने ससुराल तो चल, वहाँ तेरी अच्छे से खातिरदारी करनी है। ये लड़की बहुत ही होशियार है और ये बहुत ही हिम्मत वाली है, इसने अकेले ही इस गुंडे का इतना सामना कहकर किया। पुलिस उस गुंडे को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कविता रानी से मुझे कहती माफ है, कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना और मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, तुमसे सारा दिन काम करवाती थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बेटे नहीं की माँ, जान तुम बचाई। ऐसा मत कहो, आखिर मोनू मेरा भाई है, तो मैं उसे कैसे नहीं बचाती। जिसके बाद कविता रानी को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से कविता रानी को अपनी बेटी मानने लगती है। उस दिन के बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते